तो हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली आपका जो एक एरिया है, हम जब उसे डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी टाउन प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि पर कैंडिडेट या पर पर्सन के हिसाब से आपको एक स्पेस या एरिया जो है वो मिल पाए रहने के हिसाब से फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अगर हम कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो जनरली आपका एक स्टैंडर्ड होता है कि आप इतने स्पेस की कम से कम या एक शॉप आप क्रिएट करें या इतने स्पेस का एक शोरूम आप क्रिएट करें। ऐसे इंडस्ट्री में वो नॉर्म्स अलग हो जाते हैं, रेसिडेंशियल वो नॉर्म्स अलग हो जाते हैं। तो जब हम किसी इस की प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी टाउन को हम प्लान कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होता है कि आबादी कितनी है, कितने लोगों के हिसाब से, क्योंकि वहां कई सारी चीजें अप्लाई होंगी। जैसे वाटर सप्लाई डिमांड है, तो पर पर्सन पर लीटर पर डे कितना कंजप्शन होने वाला है, वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। या हमने वहां पे रोड के लिए जो स्टैंडर्ड्स डिजाइन करे हैं, या रोड की जो डिजाइन करी है, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है, वो उस नीड को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। या हमने वहां से जो फिल्ट्रेशन प्लांट डेवलप करे हैं, या वहां पे हमने कोई वहां का जो पूरा का पूरा वाटर या सीवेज निकलेगा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग है या नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब काम कर रहे हैं, तो उस एरिया में नंबर ऑफ पर्सन कितने रहने वाले हैं। क्योंकि जब हम हाउस प्लानिंग की बात करते हैं तो वहां पे भी हम LIG, MIG, HIG या EWS, तो किसी भी कैटेगरी का मकान बनाते हैं तो हम उसको एक फिक्स करते हैं कि यार इस एरिया के बिलो नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि 210 स्क्वायर फीट में आपका कोई मकान बन जाएगा, नहीं। आपके एरिया की एक लिमिटेशन है। अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो छोटे छोटे हाउसेस बन जाएंगे, छोटे छोटे घर बन जाएंगे, और वही बाद में आपके स्लम एरियाज में डेवलप हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको वर्क करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम बात सिर्फ लैंड की जब कर रहे हैं तो हम एरिया जो देखें वो हॉरिजॉन्टल टर्म्स में देखें, इसमें वर्टिकल पार्ट भी आपको देखना। ऐसा तो नहीं कि कोई आपने टाउन प्लानिंग करी और कोई एक एरिया है, उसको रीडेवलपमेंट की जरूरत है या उसको आपको वैसा डेवलप करना है, क्योंकि वो तो स्लम एरिया होगा और आजू बाजू आपने या एक साइड आपने बड़ी हाई राइज स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी जोनिंग, हाइट जोनिंग और यूज जोनिंग, ये तीनों जो फैक्टर हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हम जोन क्लासिफिकेशन देखें तो भाई उसमें एग्रीकल्चर लैंड कितना है, रेसिडेंशियल लैंड कितना है, इंडस्ट्रियल एरिया कितना है, कॉमर्शियल पर्पज से कितना एरिया या लैंड यूज किए जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड करेगा कि हम कितने लोग वहां रहते हैं या कितनी आबादी क्षेत्र के लिए उसे बसाया जा रहा है। अब अगर हम इसमें डेंसिटी जोनिंग की बात करें, पर्टिकुलर टर्म अगर हम देखते हैं जैसे डेंसिटी जोनिंग, इसके हमने 3 एस्पेक्ट देखे हैं या 3 वर्टिकल्स देखे हैं: डेंसिटी जोनिंग, हाइट जोनिंग एंड यूज जोनिंग। तो डेंसिटी जोनिंग क्या होता है? In density zoning, the density of population in the residential area is controlled by means the suitable rules and regulation। तो इसके जो रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, गाइडलाइन है, बायलॉज है, उसके हिसाब से ये प्रिपेयर होना चाहिए, बनना चाहिए। जैसे कि अगर हम इनडायरेक्ट मेजर्स और अडॉप्टेड टू हैव इफेक्टिव डेंसिटी जोनिंग, तो इसके हमने कुछ एक पॉइंट्स लिए हैं। जैसे कि आपका द फ्रंट, साइड एंड रियर मार्जिन ऑफ द बाउंड्री आर स्पेसिफाइड। भाई कोई बंगलो बना है, कोई घर बना है, कोई हाउस बना है, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उसमें फ्रंट में कुछ स्पेसेस जो है, रोड साइड मार्जिन, बिल्डिंग लाइन, बाउंड्री लाइन, कंट्रोल लाइन, इनके अलावा कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है, ओपन स्पेस कितना है, क्या कार पार्किंग का वहां पे प्रोविजन दिया है या नहीं दिया है, साइड्स में कितने ओपन स्पेसेस छोड़े गए हैं वेंटिलेशन के हिसाब से, या आपने एक दूसरे की बाउंड्री से ओवरलैप तो नहीं है, कुछ मार्जिन हैं या नहीं है उनमें। द मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग इज स्पेसिफाइड। देखिए कई बार तो जोनिंग लॉ लग जाता है, जहां पे आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको परमिशन लेनी है
कि आप इस पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा नहीं जा सकते, आप इतनी रेडियस के अंदर आ रहे हैं एयरपोर्ट की, 4.5 मीटर के अंदर आ रहे हैं, 12 मीटर के अंदर आ रहे हैं, 4.5 किलोमीटर के अंदर आ रहे हैं, 12 किलोमीटर के अंदर आ रहे हैं, 15 किलोमीटर के अंदर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी हाइट चेंज होते जाएगी। तो वहां पे आपको देखना है कि हाइट को भी स्पेसिफाइड किया गया है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज स्पेसिफाइड है, द मैक्सिमम साइज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ईच हाउस इज स्पेसिफाइड, कि भैया कम से कम इतना मिनिमम मैक्सिमम साइज जो है वो होना चाहिए। द नंबर ऑफ हाउसेस पर यूनिट एरिया इज लिमिटेड, कि आपका जितना एरिया है उसमें कितने नंबर ऑफ हाउसेस आने वाले हैं। तो अगर आपने कोई साइज स्पेसिफाइड कर दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए इतना है, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी के लिए इतना है, एंड द रेशियो ऑफ द टोटल साइड एरिया, टोटल बिल्ट अप एरिया, फ्लोर एरिया इज स्पेसिफाइड। जैसा कि हमने प्रीवियस यूनिट में भी अगर हम बात करें, जब हम बिल्डिंग प्लानिंग देख रहे थे, तो वहां पे भी हम देख रहे थे कि आपके पास टोटल एरिया कितना, साइट का एरिया कितना अवेलेबल है, उस पर आप बिल्ट अप एरिया कितना करोगे, एफएआर कितना निकल के आने वाला है, तो वो आपको वहां पे हेल्प मिलती है। एज पर स्केल आप बनाए, ऐसा ना करें कि कोई चीज को बहुत आपने स्केल में नहीं बनाया, उसका प्रोपोर्शन उस हिसाब से नहीं लिया जो आपको देखने में भी सही ना लगे और वो रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल ना करता हो। अच्छा, इसी के साथ सेकंड जो आपका है, दैट इज कॉल्ड हाइट जोनिंग। हाइट जोनिंग मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि आपका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ऐसा तो नहीं कि आपने हॉरिजॉन्टल एरिया ले लिया, इसमें आपने पर्टिकुलर साइजेस दे दिए प्लॉट के, मिनिमम और मैक्सिमम, कोई आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी, लेकिन हाइट के एस्पेक्ट में ऐसा तो नहीं कि आपने एरिया नीचे कम था और उस पर हाई राइज स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इतनी नंबर ऑफ स्टोरी खड़ी कर दी जो वहां पे दिक्कत दे। तो द हाइट जोनिंग एम टू कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग with due to consideration of content of the building and that street wide the marginal and open space of the provision of light and ventilation। तो जैसा कि हम प्रीवियस भी देखते आ रहे हैं कि जो हमारे एनबीसी के नॉर्म्स हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड के नॉर्म्स हैं, वायलॉस के हिसाब से, हम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जब आ रहे हैं, तो हमारा ओपन स्पेस भी मिलने चाहिए, रोड मार्जिन भी मिलने चाहिए, हमें वहां लाइटिंग, एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। तो हाइट के रिस्पेक्ट में वहां पे कई सारी चीजें आपको दी गई हैं। यूज जोनिंग, अब देखो आपके पास जो एरिया अवेलेबल है, तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जोनिंग के अंदर कि वहां पे जो लैंड है या जो हम टाउन को क्रिएट कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको हमने अलग अलग जोन वाइज क्रिएट करा है। रेसिडेंशियल के लिए कितना जगह यूज होने वाली है, कॉमर्शियल पर्पस कितना दे, कॉमर्शियल जोन कितना आने वाला है, इंडस्ट्रियल जोन या एग्रीकल्चर लैंड कितना है, एग्रीकल्चर जोन कितना है, तो इसके हिसाब से ही हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे लेके चल रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपका डेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जोनिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बताता है। इसके हिसाब से आप के जो प्लानिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार होते हैं, जिसको आप आगे अपने कंसर्न में लेके उसको टाउन प्लानिंग को तैयार करते हैं। सो थैंक यू सो मच।